नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये पेडागोजी की जो कंप्लीट सीरीज चल रही थी उसका ये अगला वीडियो है। अभी हाल फिलहाल बीच में एसआई प्री का एग्जाम आ गया था, तो सारा ध्यान वहां पर फोकस हो चुका था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा रोक दिया था। तो अभी यहाँ से अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, जो होल्ड पे था हमारा वीडियो सीरीज किसका, पेडागोजी का। आइए थर्ड वीडियो लेक्चर देखते हैं अपन इंग्लिश पेडागोजी का। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का विकास। किसे पढ़ने वाले अपन? भारत में अंग्रेजी के विकास को जानने वाले, कैसे कैसे हुआ। The seed of English was sown by the Charter Act 1813। भारत में अंग्रेजी का जो बीज है जिसको बोया गया उसको सबसे पहले दिखाया गया। सबसे पहले कहां पे देखने को मिला अपने को? वो चार्टर एक्ट। कब? 1813। 1813 अंग्रेज जब थे भारत में, तो अंग्रेजों द्वारा चार्टर एक्ट लाया गया 1813 में, जहां पर इंग्लिश की बात की गई। किसकी बात की गई? इंग्लिश एजुकेशन की बात की गई भारत में। ठीक, यहां कहते हैं इन 1835। देखिए 1813 में क्या दिखा आपको? इंग्लिश के बारे में पहली बार परिचय दिया गया कि भारत में इंग्लिश को सिखाया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। फिर 1835 का टाइम आता है, 1835 का टाइम आता है। लॉर्ड मैकाले, ठीक है, मैकाले, ठीक है, मैकाले जानते हैं। ये लॉर्ड वर्ड इनके सामने प्रयोग ही मत कीजिएगा, ये डिजर्व नहीं करते हैं ये जो लॉर्ड वर्ड है उसको। ठीक है, तो लॉर्ड बेसिकली जो आपका मालिक होता है, जो आपका ईश्वर होता है, जो भगवान होते हैं आपके, उसके लिए आप प्रयोग करते हैं। तो जनरली यहाँ पे मत कीजिएगा, पर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसा लिखा जाता है सारे बुक्स वगैरह में, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इन 1835 1835 में मैकुले द लॉ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। मैकुले जो कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का सदस्य था। कौन था? मैकाले कहते हैं या मैकुले कहते हैं, जो कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का सदस्य था। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन फेवर्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। और ये उस बोर्ड का वो था, अध्यक्ष था। ठीक है, ये उस संगठन का अध्यक्ष था जो कि जोर डालते थे भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाने के लिए जो बोर्ड बनाया गया था उसका क्या, कौन था? ये अध्यक्ष था। ठीक है, सो दैट द कंपनी शुड गेट अ क्लास ऑफ पर्सन। और क्यों इसको लाया गया इंग्लिश को भारत में? क्यों अंग्रेजी शिक्षा की बात की गई? क्यों जो लॉर्ड मैकुले वो अध्यक्ष थे उसके, और क्यों वो पूरा संगठन ही बनाया गया भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाने का? ताकि द कंपनी शुड गेट अ क्लास ऑफ पर्संस इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल एंड इन इंटेलेक्ट। कहा जा रहा है कि जो भारत में जो कंपनी का शासन था, उस कंपनी में काम करने के लिए जो वर्कर थे वो विदेश से यानी इंग्लैंड से लाए जाते थे उस टाइम पे। तो भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा कि जो यहीं के जो भारतीय लोग हैं उनका रक्त तो भारतीय रहेगा, उनका रंग तो भारतीय रहेगा। जनरली वो लोग भारतीयों को काला कहा कहते थे। क्या कहते थे? काला कहते थे। पर हम लोग काले नहीं है, ठीक है, हमें रेड कहा गया है बेसिक तौर पर। ठीक है, और आप देख पाएंगे तो एशिया का कलर ही येलो माना जाता है पूरा। ठीक, यहां पर आते हैं अपन। तो इन्होंने कहा कि जो उनका जो रक्त है वो क्या रहेगा? वो तो लाल रहेगा, मतलब जो इंडियन है वो रहेगा, और जो उनका कलर है वो भी भारतीय वाला कलर रहेगा उनका। बट इंग्लिश इन टेस्ट, पर जो उनके जो विचार रहेंगे वो अंग्रेजों की तरह रहेंगे। उनका जो टेस्ट रहेगा वो अंग्रेज की तरह रहेगा, उनका जो ओपिनियन, उनकी जो धारणा रहेगी वो अंग्रेजों की तरह रहेगी। इन मॉरल एंड इन इंटेलेक्ट, ठीक है, और जो उनकी जो नैतिकता है और जो बौद्धिकता है वो भी अंग्रेजों वाली रहेगी। मतलब वो भारतीय तो रहेंगे दिखने में, रूप रंग में, पर वास्तविक में वो अंदर से क्या बन चुके होंगे? अंग्रेज बन चुके होंगे। उनमें भारत के प्रति ऐसे ऐसे भावनाएं डाल दिया जाएगा, ठीक है, जिससे भारत अच्छा नहीं है, भारत के लोग गरीब हैं, भारत के लोगों को सेंस नहीं है, ऐसा सब डाल दिया जाएगा। ऐसे आजकल आप देख रहे होते हैं, जनरली सामान्यतः, हर जगह मैं बात नहीं करूंगा, एक आधा जगह ऐसा केस आता है जहां पर फिर पुलिस कार्रवाई करती है, जहां पे पूरा उसी वो स्कूल में ही पूरा ऐसा चल रहा होता है कि आप क्या करो, पूरा फॉलो करो किसको, विदेश को, भारत के लोगों को आप नीचा दिखाओ, ऐसा पूरा चल रहा होता है। ऐसे कई केस सामने आते हैं समय समय पर, ठीक है, जहां पर भारत को बुरा बोला जाता है स्कूल में, खासकर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, ठीक है, और विदेशियों को क्या कहा जाता है? अच्छा कहा जाता है कि इंग्लैंड अच्छा है, ब्रिटेन अच्छा है, यहाँ का कल्चर अच्छा है, जबकि एक्चुअल में ये लोग भी वही कर रहे थे उस टाइम से, वो चीज अभी तक चलता आ रहा है। ये भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाया ताकि जो भारतीय व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो दिखने में तो भारतीय रहे, उसका रक्त भारतीय रहे, लेकिन वास्तविकता में उसका सोच विचार, उसकी धारणा, उसकी बौद्धिकता अंग्रेजों वाली रहे। मतलब जैसे अंग्रेज भारतीयों को ट्रीट करते थे वो भी वैसे ही भारतीयों को ट्रीट करे, और एक्चुअल में वो एक काबिल मजदूर बन पाए। कहां पर? कंपनी के शासन में, ये कहा जा रहा है। ठीक है, भरोसेमंद बन पाए अंग्रेजों के लिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, देखो लॉर्ड विलियम यहां भी लिखा हुआ है, तो आपको नहीं बोलना है लॉर्ड, ठीक है, आता है तो आप बिगाड़ करके बोले क्या? लॉर्ड बोल लें, जैसे अपन बोलते हैं हिंदी मीडियम में, आप चाहे तो बिगाड़ करके लॉर्ड बोल लें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। देखिए एक्चुअल में इनका जो ये सब है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, ये डिजर्व नहीं करते हैं इस चीज को, ये एक्चुअल में बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि इनको आप इज्जत किस लिए देंगे? बताइए, कोई आपके घर में आकर के चोरी करेगा, क्या आप उसको इज्जत दे पाएंगे? क्या नहीं दे पाएंगे ना। तो ये इस इज्जत को डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। तो आप ये लॉर्ड वगैरह तो मत ही बोलिएगा, ठीक है, विलियम बेंटिक बोल लीजिए, ये डायरेक्ट, या फिर वो ठीक रहेगा, या बोलना है तो लॉर्ड बोल लीजिए, लॉर्ड तो मत ही बोलिएगा, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर अपन डायरेक्ट क्या बोलते हैं? विलियम बेंटिक इशूड अ कम्युनिक सेइंग दैट
वर्तमान उस टाइम का जो गवर्नर जनरल भारत का था वो कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है, विलियम बेंटिक इशूड अ कम्युनिक सेइंग दैट all the funds appropriate for the purpose of education would be best employed on English education alone। उस समय पे जो अंग्रेज थे वही भारत को चला रहे थे, आपको पता है। वो सारे जो राजा थे उनको क्या बोले कि आप भैया अपने जगह पे बैठे रहिए, हम आपका सारा काम करके आपको देंगे, सारा बजट हम चलाएंगे, सब चीज हम करेंगे, बाद में आपको पूरा प्रॉफिट अपन आपको ला कर देंगे। ऐसे करते करते क्या हुआ, ये पूरे भारत देश में कब्जा कर लिया। तो पूरा भारत यही चला रहे थे उस टाइम पे, और बोले कि जितना भी पैसा भारतीय शिक्षा पर व्यय दिया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जो भी बजट निकाला जाता है भारतीय शिक्षा के लिए, उनमें से जो सारा पैसा है वो अकेले केवल अंग्रेजी शिक्षा पर क्या किया जाएगा? व्यक्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्पेंड किया जाएगा, केवल अंग्रेजी शिक्षा पर स्पेंड किया जाएगा। कोई संस्कृत नहीं, कोई हिंदी नहीं, कुछ भी नहीं। उस समय पे भारत में संस्कृत विद्यालय वगैरह चला करते थे। तो इसने क्या कहा कि जितना भी पैसा इन्होंने क्या एक विज्ञप्ति पारित किया। कंपनी में क्या हुआ? विज्ञप्ति। ये क्या कि ये एक विज्ञप्ति पारित करते हैं सरकारी, जिसमें कहा जाता है कि सारे जितना भी पैसा भारत में शिक्षा के ऊपर स्पेंड किया जाता है वो सारा का सारा आज से और अभी से किस पे स्पेंड होगा? अकेले मात्र अंग्रेजी शिक्षा पर। किस पर? अकेले मात्र अंग्रेजी शिक्षा पर क्या होगा? वो स्पेंड होगा, ऐसा ये कहते हैं। आगे बढ़ते देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन फॉर 15 ईयर्स अप टू 1965। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब ये लोग इतना सारा काम कर चुके थे, पूरा अंग्रेजी शिक्षा को पूरा चला चुके थे, तो भारत पूरा अंग्रेजी पे काम कर रहा था। भारत में सारे जो सरकारी जो कार्य जो चल रहे थे पूरा किस में थे? पूरे इंग्लिश में चल रहे थे। तो पूरा इंग्लिश ही बना चुके थे। किसको? भारत देश के सारे हर उसको विभाग को सब काम इंग्लिश में होते थे। लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिला अपने को, ठीक है, आजादी मिली, आफ्टर इंडिपेंडेंस अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन फॉर 15 ईयर्स अप टू 1965। जब हमको आजादी मिली, कब था वो? कब आजादी मिली अपने को? अपने को आजादी मिली 1947 में। कब मिली? 1947 में। कब मिली? 1947 में आजादी मिली। और फिर 1950 में आपको पता है हमारा संविधान मुख्य रूप से क्या हुआ? लागू। हालांकि बंद तो 1949 में गया था, ठीक है, 26 नवंबर का डेट कहा जाता है, और बाद में 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ? लागू हो गया। तो जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो कहा गया कि अभी 1950 से लेकर के 15 सालों तक, कब तक? 1965 तक भारत में क्या किया जाएगा? अंग्रेजी में ही शासन चलाई जाएगी, जब तक हिंदी को अपन डेवलप करेंगे। 15 साल में, 15 साल में हम साइड बाय साइड हिंदी को डेवलप करते चलेंगे, लेकिन भारत में शासन इंग्लिश में चलनी चाहिए। तो अचानक सारा चीज ट्रांसलेट करने से बात बिगड़ भी सकती है। जैसे आप जानते हैं ना, न्याय संहिता आईपीसी सीआरपीसी को नहीं बदला जा रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रांसलेट कर रहे थे हिंदी में तो पूर्णतः क्या हो रहा था? उसका अर्थ परिवर्तित हो जा रहा था। ऐसा एग्जैक्ट शब्द, एग्जैक्ट अर्थ नहीं मिल पा रहे थे उन शब्दों की। इसलिए कहा गया कि 15 साल तक आप चलाइए। किसको? भारत को। किसमें? भारतीयों ने मतलब ये डिसाइड किया, संविधान में ये लिखा गया कि 15 साल तक जो भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, कार्यालयीन भाषा रहेगी, वो क्या रहेगी? अंग्रेजी रहेगी। उसके बाद उस 15 साल में साइड बाय साइड क्या करना है? हिंदी को डेवलप करना है। तो कब तक? 1965 तक जो भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है, भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बनाया गया किसको? 15 साल तक इंग्लिश को। किसको? इंग्लिश को बनाया गया। ध्यान दीजिए, किसको बनाया गया? इंग्लिश को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं अपन। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया गया, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक, कार्यालयीन भाषा अधिनियम 1963। अब देखिए 15 साल की बात हुई थी, पर 13 ही साल हुआ है अभी, ठीक है। 1950 में क्या बना? संविधान लागू हो गया। 65 तक की बात हुई थी कि इंग्लिश को चलाना है, लेकिन 1963 में यहां पर देखिए 1963 में ही क्या लाया गया? कार्यकालीन भाषा अधिनियम, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 लाया गया। इसमें आर्टिकल 343 था। क्या था? आर्टिकल 343, 343, प्रोवाइडेड इंग्लिश द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। अब 1963 में हिंदी को मेन ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यकालीन भाषा बना दिया गया, और जो अंग्रेजी है इंग्लिश, उसको एसोसिएट मतलब सपोर्टिंग, जुड़ा हुआ क्या बना दिया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। मतलब अब मुख्य ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हो गया, और जहां पर काम अटकेगा वहां पर 2 साल तक किससे काम लिया जाएगा? इंग्लिश से काम लिया जाएगा। मेन लैंग्वेज अभी किसको बना दिया गया? हिंदी को बना दिया गया। कब? 1963 में ही। कब? आर्टिकल 343 में। किसमें? आर्टिकल 343 में इसने इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, ठीक है, संबंधित कार्यालयीन भाषा बना दिया गया, और जो हिंदी थी वो पूर्णतः कार्यकालीन भाषा बन गई। कब? 1963 में। जहां हिंदी में काम अटकता वहां पे अपन किसका यूज करते? इंग्लिश का यूज करते, ऐसा कहा गया। इन 1966, अब देखो 15 साल हो गया, 16वें साल की बात की जा रही है, 1966 में, ठीक है, 1966। बात तो 15 साल की हुई थी कि इंग्लिश को रखना है, लेकिन 13 साल में ही अपन इंग्लिश को हटा दिए। बहुत अच्छा काम किए, ठीक है, और क्या करते अपन हिंदी को ले आए। लेकिन हिंदी में जहां भी काम अटकता है, बोले 2 साल तक अभी क्या कीजिए आप? इंग्लिश का प्रयोग कीजिए, सपोर्टिंग के तौर पर, एसोसिएट के तौर पर, जुड़ी हुई भाषा के तौर पर। जहां पे हिंदी में आपका काम अटक जा रहा है वहां पे आप इंग्लिश का आप यूज कीजिए।
अब देखिए कब आया, 15 साल हो गए, अब 16वां साल आया 1966 में। आज संविधान लागू होने के 16वां साल में 1966 में द कोठारी एजुकेशन कमीशन लाया गया, कोठारी आयोग, ठीक है, कोठारी शिक्षा आयोग लाया गया, ठीक है। अब देखिए जो कोठारी शिक्षा आयोग है उसने वो आया कब था, 1964 में। कब आया वो, 1964 में ही आ गया था। पर 1966 में द कोठारी एजुकेशन कमीशन गेव इंग्लिश लैंग्वेज अ प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन इट्स मॉडिफाइड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 1966 में कोठारी आयोग ने अपनी त्रिभाषा सूत्र क्या किया, सरकार को सौंपा, त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। कोठारी कमीशन का काम क्या था, भारत में भाषा को कैसे करना है, कैसे भारत देश चलाना है, कौन कौन सी भाषा बच्चों को स्कूल में पढ़ानी है, क्या करना है, कैसे करना है, सारा चीज कोठारी कमीशन के हाथ में था। तो कोठारी कमीशन बना कब, 1964 में। उसने अपना रिपोर्ट सौंपा कब, 1966 में। और उसने क्या कहा, उसने इंग्लिश को दिया क्या, प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन इट्स मॉडिफाइड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। उसने अंग्रेजी को अपने त्रिभाषा सूत्र वाले मॉडल में जगह दिया। अंग्रेजी किसमें दिया, त्रिभाषा सूत्र वाले जगह में, मॉड्यूल में जगह दिया। और कहा कि भैया 3 भाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें एक अंग्रेजी भी है भारत में। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए कोठारी कमीशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं, कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग देखते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, आइए वो देख लेते हैं अपन फटाफट, ठीक। यहां पे आते हैं, कोठारी कमीशन 1964 टू 1966। देखिए बना कब ये, 1964 में इसका गठन हुआ। 1966 2 साल में क्या किया, इसने अपना रिपोर्ट सौंप दिया। मेड सम रिकमेंडेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। इसने कुछ सुझाव दिए, क्या दिए, इसने कुछ सुझाव दिए भारत में अंग्रेजी को पढ़ाने में जो समस्याएं थी उसको सुधारने के लिए। भारत में अंग्रेजी को कैसे पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, जो समस्याएं थी अंग्रेजी पढ़ाने में भारत में, उसको सुधारने के लिए इसने त्रिभाषा सूत्र दिया अपना। इट रिकमेंडेड दैट रीजनल लैंग्वेज शुड बी taught at the lower primary level from class 1 to 4। इसने कहा कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो पहली से चौथी तक लोअर प्राइमरी लेवल में बच्चे क्या पढ़ाना है, मातृभाषा पढ़ाना है, मतलब क्षेत्रीय भाषा पढ़ाना। क्या पढ़ाना है, क्षेत्रीय भाषा पढ़ाना है। जो बच्चा जिस क्षेत्र से आता है, छत्तीसगढ़ से आता है तो छत्तीसगढ़ी बोली हो गया उसका क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। मध्य प्रदेश आता है तो मध्य प्रदेश का बघेलखंडी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यूपी का आता है तो अवधी आप बोल सकते हैं, ऐसे बिहार का आता है तो भोजपुरी आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से ये कहा गया कि जब बच्चा पहली से चौथी तक है, ठीक है, लोअर प्राइमरी में, क्या है, लोअर प्राइमरी में है, तो वहां पर आप देख पाएंगे कि पहली चौथी तक बच्चे क्या करना है, पढ़ाना है कहां, उसकी क्षेत्रीय भाषा में, जिस क्षेत्र के स्कूल में वो पढ़ रहा है उस क्षेत्र की भाषा में आपको पढ़ाना है पहली से चौथी तक। एट द अपर प्राइमरी लेवल, ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल, ठीक है। आगे देखते हैं, अपर प्राइमरी लेवल फ्रॉम 5th to 6th, ठीक है, चौथी तक क्या कर पढ़ाना है आपको, उस क्षेत्र का क्षेत्रीय भाषा में बच्चे को पढ़ाना है। फिर जब बच्चा अपर प्राइमरी लेवल पे पहुंचता है, 5वीं से 6वीं 2 साल, चौथी तक तो ये हो गया आपका रीजनल लैंग्वेज। फिर जब बच्चा 5वीं से 6वीं पहुंचता है तो बच्चे क्या करना है, मदर टंग, मातृभाषा या, देखिए और लिखा है, एंड नहीं लिखा है, और लिखा है, या हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, मातृभाषा या हिंदी या इंग्लिश शुड बी टॉट कंपल्सरीली, एंड देन थर्ड लैंग्वेज शुड बी टॉट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। कहा गया कि भैया चौथी तक बच्चे क्या करना है, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना है। उसके बाद 5वीं और 6वीं में क्या करना है, बच्चे को मातृभाषा या हिंदी या इंग्लिश पढ़ाना। क्या बोला, क्षेत्रीय भाषा तो है ही है, क्षेत्रीय भाषा है ही है। उसके बाद क्या जोड़ा, भैया जब बच्चा 5वीं 6वीं में पहुंचेगा तो उसको क्या करना है, या तो आप मातृभाषा उसका पढ़ाइएगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। कई बार क्या होता है, मातृभाषा और हिंदी सेम होता है, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र में, नॉर्थ इंडिया में आप बोल सकते हैं, ये पढ़ाना है, ठीक है। तीनों में से क्या करना है, एक पढ़ाना है, शुड बी टॉट कंपल्सरीली। एंड द थर्ड लैंग्वेज, और जब 2 हो गए, एक तो ये हो गया, इन तीनों में से एक चूज कर लो, और फिर 2 लैंग्वेज हो गया ना आपके पास, एक तो ये हो गया, इन तीनों में से एक हो गया, 2 लैंग्वेज हो गया आपके पास। और जो थर्ड लैंग्वेज बोले, थर्ड लैंग्वेज शुड बी टॉट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। और जो तीसरी भाषा है जो इनमें से बच गया, दूसरी भाषा चूज करने के बाद, मान लो जैसे आपने ये चूज कर लिया और ये दोनों तो सेम ही होता है कई बार, तो आपने ये चूज कर लिया, तो ये 2 आपके पास हो गए, और जो बच गया उसे क्या पढ़ाना है आपको, उसको फिर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना है, जैसे कि इंग्लिश को पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद कहा जा रहा है फ्रॉम 7 to 10th, ठीक है, 7वीं से 10वीं तक क्या करना है, द स्टूडेंट शुड बी टॉट 3 लैंग्वेजेस, ठीक है। और 8वीं से 10वीं तक बच्चे को 3 भाषा परमानेंट पढ़ाना ही पढ़ाना है। क्या बोला गया, बच्चे को, ठीक है, 7वीं से लेकर 10वीं तक 3 परमानेंट भाषा आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। इन हिंदी स्पीकिंग एरिया देखो कैसे बोला जा रहा है, पहला क्या बोला गया, पहला बोला गया इन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां पे हिंदी बोला जाता है, मुख्य तौर पे आप मान लीजिए क्या, नॉर्थ इंडिया, क्या मान लीजिए आप, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया जहां पे हिंदी बोला जाता है, ठीक है। इन हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्रों में, ठीक है, हिंदी पढ़ाना है बच्चे को, क्या पहला हिंदी पढ़ाना है बच्चे को, फिर क्या पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, और क्या पढ़ाना है, एंड
अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, एक आधुनिक भारतीय भाषा जो उस टाइम पे भारत में चल रही होगी। एक तो क्या करना है, अगर बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र से है तो उसका मातृभाषा हिंदी हो गया, तो पहले क्या करना है, बच्चों को आपको हिंदी पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना है, ठीक है। 8वीं से 10वीं तक की बात की जा रही है, 7वीं से 10वीं तक की बात की जा रही है, 7वीं से 10वीं, 7 to 8 की बात की जा रही है। तो क्या करना है बच्चे को, अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जैसे नॉर्थ इंडिया का है, तो क्या कीजिए, आप उसको पहला तो हिंदी पढ़ाइए, फिर इंग्लिश पढ़ाइए उसको, और जो तीसरा जो भाषा, जो 3 तो कंपलसरी पढ़ाना ही पढ़ाना है आपको, तो तीसरी जो मॉडर्न लैंग्वेज है उस टाइम पे भारत में जो चल रही है वो पढ़ाना है। पर भारत जैसा क्षेत्र जहां पे कई राज्य हैं, हर राज्य में अलग अलग बोलियां हैं, इवन कई राज्य में 2-3 प्रकार से बटा हुआ है बोली के अनुसार, भाषा के अनुसार, तो ऐसे जगह पे कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज पार्ट नहीं ले सकता है, कोई भी आधुनिक भाषा भारत में आ ही नहीं सकती है। कहां से आ पाएगी, क्योंकि हर जगह का अलग अलग अपना अपना बोली है। अगर छत्तीसगढ़ वाले कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश वाले अडॉप्ट नहीं करेंगे, और मध्य प्रदेश वाले अडॉप्ट कर रहे हैं तो यूपी वाले अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, अगर यूपी वाले अडॉप्ट कर रहे हैं तो बिहार वाले अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, अगर बिहार वाले अडॉप्ट कर रहे हैं तो बंगाल वाले अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है एक्चुअल में। तो वास्तविकता में ना कोई मॉडर्न लैंग्वेज भारत में आ ही नहीं पाया, तो इसलिए 2 ही भाषा पढ़ाया गया, क्या, हिंदी और इंग्लिश। और मॉडर्न लैंग्वेज के बदले हमने एंशिएंट लैंग्वेज, प्राचीन भाषा पढ़ा, क्या था वो, संस्कृत। आप भी याद कीजिएगा 7वीं से 10वीं तक आप भी क्या पढ़े, हिंदी पढ़े। जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र, भारत का जो नॉर्थ इंडिया है वो हिंदी भाषी क्षेत्र, ऊपर वाला जो भाग है, तो नीचे वाला जो भाग है छत्तीसगढ़ के नीचे वाला भाग, ठीक है, वो क्या है आपका साउथ इंडिया आता है, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अरे अपन ऊपर की बात करें, नॉर्थ इंडिया, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पे हिंदी पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, और वर्तमान टाइम पे जो आधुनिक भाषा भारत में चल रही होगी वो पढ़ाना है। पर भारत जैसी जगह में कोई आधुनिक भाषा आ ही नहीं सकती है, इसलिए प्राचीन भाषा को पढ़ाया गया, जो कि क्या था, संस्कृत था। तो हमने क्या पढ़ा, 3 भाषा पढ़ा, आपको भी याद है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ठीक है। आगे आते हैं, शुड बी टॉट, ये हो गया। अब देखिए इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया, अब ऐसा जगह देखिए यहां पे क्या हुआ, हिंदी स्पीकिंग में क्या हुआ, हिंदी, इंग्लिश और मॉडर्न लैंग्वेज हमने क्या ले लिया, एंशिएंट लैंग्वेज ले लिया, क्या, संस्कृत। अब देखो क्या बोला जा रहा है, नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया, ऐसा जगह जहां पे हिंदी बोला ही नहीं जाता, वहां पे क्या करना है, रीजनल लैंग्वेज, वहां की क्षेत्रीय बोली, क्या करना है, वहां पे क्षेत्रीय बोली पढ़ाना है। मान लो अपन तमिलनाडु का एग्जाम्पल ले चलते हैं, तो पहले क्या हो गई, तमिलनाडु पढ़ाना है, ठीक है। 7वीं से क्या पढ़ाना है आपको, तमिलनाडु की तमिल भाषा पढ़ाना है। फिर क्या पढ़ाना है आपको, हिंदी पढ़ाना है, क्या करना है आपको, हिंदी पढ़ाना है, दूसरा। और जो तीसरी भाषा यहाँ पे फिक्स है वो क्या है आपका, इंग्लिश है। समझे बात को, यहां पर कुछ फिक्स नहीं था, क्योंकि हिंदी भाषी थे तो उनकी जो मातृभाषा थी वो क्या थी, हिंदी थी, और जो इंग्लिश था वो दूसरा लैंग्वेज मिल गया। और तीसरा के लिए क्या बोला गया कि जो मॉडर्न लैंग्वेज जो चलेगा भारत में वो पढ़ाइएगा, पर मॉडर्न लैंग्वेज कुछ आया ही नहीं, तो हमने एंशिएंट लैंग्वेज क्या कर लिया, यूज कर लिया, जो कि क्या था, संस्कृत था। पर तमिलनाडु में उनकी तमिल जो है वो क्षेत्रीय भाषा है, तो पहला हो गया। आंध्र प्रदेश की अपनी भाषा है, आपका केरल का अलग अपना भाषा है, मलयालम, और कन्नड़ अपना अलग भाषा है। आइए देखते हैं, तो पहला क्या हो गया आपका, उनका क्षेत्रीय बोली हो गया, वो पढ़ा लेंगे अपन, ठीक है, तमिल हो गया। फिर क्या कराना है आपको, हिंदी पढ़ाना है, और फिर इंग्लिश पढ़ाना है। यहाँ पे 3 भाषा फिक्स है, यहाँ पे 2 फिक्स था, एक मॉडर्न लैंग्वेज बोला गया, कोई था नहीं तो हमने संस्कृत ले लिया, जैसे कि आप पढ़े हुए हैं। शुड बी टॉट, शुड बी स्टडीड बाय द स्टूडेंट्स, ये कहा जा रहा है। मतलब कहा गया कि जो 3 भाषा फॉर्मूला जो है, उसमें जो हिंदी भाषा क्षेत्र है उसमें हिंदी पढ़ाना है आपको, इंग्लिश पढ़ाना है, और मॉडर्न लैंग्वेज कुछ था नहीं तो संस्कृत पढ़ाना है। 3 आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया आपने, 3 पढ़ लिया। जो नॉन हिंदी एरियाज है, ठीक है, जहां पे हिंदी भाषा नहीं बोला जाता है, इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वहां पे पहले उसकी मातृभाषा पढ़ाइए, जैसे कि मान लीजिए तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, आप हिंदी पढ़ाइए, और तीसरा आप इंग्लिश पढ़ाइए, तो 3 ये भी हो गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दस इट्स प्राइमरी एम वाज टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड नेशनल हार्मनी। और जो ये त्रिभाषा सूत्र जो कोठारी आयोग था, इसका रिपोर्ट का जो मुख्य उद्देश्य था, प्राइमरी एम जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद को क्या करना, बढ़ावा देना, और नेशनल हार्मनी, ठीक है, राष्ट्रीय सहिष्णुता को बढ़ावा देना था, ठीक है। क्या बोला, इसको बहुभाषावाद को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सहिष्णुता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था, ये कहा जा रहा है किसका, कोठारी कमीशन का। उम्मीद है आपको कोठारी कमीशन समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाने के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, उद्देश्य, अंग्रेजी पढ़ाने के उद्देश्य। आइए देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य अंग्रेजी पढ़ाने के, किस उद्देश्य से भारत में अंग्रेजी पढ़ाया जाना है। इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट, भारत में इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकंड लैंग्वेज। भारत में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, आपको पता है। पहली भाषा क्या हुआ आपका, हिंदी, दूसरी भाषा क्या हुआ आपका, संस्कृत। भारत में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। दस द चीफ एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश शुड बी लिंग्विस्टिक एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। तो 10 जो कि भारत में अंग्रेजी जो है वो दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। 10 द चीफ एम, तो जो अंग्रेजी का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्या, लिंग्विस्टिक, भाषाई और प्रैक्टिकल, प्रायोगिक, बच्चा बोल पाए और हर जगह पे प्रयोग कर पाए। सो दैट, ताकि लर्नर्स शुड एक्वायर
प्रैक्टिकल कमांड ओवर इट, ताकि जो बच्चा है, जो शिक्षार्थी है, वो प्रैक्टिकल कमांड, प्रायोगिक जो कमांड है वो हासिल कर पाए, किसपे, अंग्रेजी पे, और वो हर जगह पे बोल पाए अंग्रेजी, किसी के बोले हुए बात को सुन पाए, कहीं पे वाद विवाद में वो भाग ले पाए, ये कहा गया है। क्योंकि वास्तविकता में ऐसा तो होता नहीं है। वर्तमान में अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं आप स्कूलों में, आपको खुद पता है। अकॉर्डिंग टू थॉमस एंड वाइट के अनुसार देयर आर 4 स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। थॉमस एंड वाइट, जो कि भारतीय लोग नहीं है, इनके अनुसार अंग्रेजी को, ठीक है, अंग्रेजी को पढ़ाने के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य हैं। क्या है? 4 उद्देश्य हैं, 4 क्या है? विशिष्ट उद्देश्य ये कहा जा रहा है। पहला, टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, कि जो बच्चा है वो बोले हुए इंग्लिश को सुन के समझ पाए, ठीक है। दूसरा, टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, बच्चा सही इंग्लिश बोल पाए। तीसरा, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, बच्चा लिखे हुए इंग्लिश को पढ़ के समझ पाए। और चौथा, टू राइट इंग्लिश करेक्टली, बच्चा सही अंग्रेजी क्या कर पाए? लिख पाए। ठीक है, कुछ गलत नहीं बोला। थॉमस एंड वाइट ने कहा कि अंग्रेजी पढ़ाने के मुख्य तौर पे 4 विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। कहीं पर की भी बात किया उसने, ये पहला क्या था? अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, बच्चा कोई इंग्लिश बोल रहा है उसको सुन के समझ पाए। दूसरा, टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, बच्चा सही इंग्लिश का उच्चारण कर पाए, अच्छे से बोल पाए, सही बोल पाए। टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, कहीं पे इंग्लिश में कुछ लिखा हो लंबा चौड़ा, जैसे कि बैंक के पेपर्स वगैरह हो गए, बच्चा उसको समझ पाए। टू राइट इंग्लिश करेक्टली, बच्चा करेक्टली सही इंग्लिश को लिख पाए, ये कहा गया। ये 4 मुख्य उद्देश्य किसने बताया? थॉमस एंड वाइट ने बताया। और एक्चुअल में 4 उद्देश्य ही होने चाहिए अंग्रेजी को पढ़ाने के। बेसिकली अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम। बेसिकली द फॉलोइंग आर 2 चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पे क्या है? अंग्रेजी पढ़ाने के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। आइए देखते हैं कौन सा। पहला, लैंग्वेज डेवलपमेंट। थॉमस एंड वाइट के अनुसार तो ये 4 हुए, पर बुनियादी तौर पे 2 उद्देश्य हैं, ठीक है। पहला तो लैंग्वेज डेवलपमेंट और दूसरा लिटरेरी डेवलपमेंट, ठीक है, भाषाई विकास और साहित्यिक विकास। अंग्रेजी पढ़ाने का 2 मुख्य उद्देश्य है। पहला क्या हुआ? भाषाई विकास, दूसरा क्या हुआ? साहित्यिक विकास। आइए देखते हैं क्या होता है भाषाई विकास, क्या होता है साहित्यिक विकास, ठीक है। पहला आते हैं क्या? लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास को देखते हैं क्या होता है भाषाई विकास आपका। देखो पहला पॉइंट, इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसका संबंध है 4 बुनियादी कौशलों का क्या करना? विकास करना। इसका संबंध किससे है? 4 बुनियादी कौशलों के विकास से है। पहला क्या हुआ आपका लिसनिंग हुआ, ठीक है, L। फिर क्या हुआ आपका? स्पीकिंग, S, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग। फिर क्या हुआ? R, रीडिंग। एंड फिर क्या हुआ? W, राइटिंग। तो LSRW, ये क्रम आप याद रखिएगा। तो ये क्रम से बिल्कुल इनका विकास होना चाहिए। एक्चुअल बात है, पहले बच्चे को सुनना सीखना है, फिर बच्चे को बोलना सीखना है, बाद में बच्चा पढ़ना सीखेगा, और एट द लास्ट बच्चा लिखना सीखेगा। आप भी सबसे अंत में लिखना सीखे हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया? अंग्रेजी पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इन 4 बुनियादी कौशलों का विकास होना चाहिए, क्योंकि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। आगे देखिए, listening means the development of semantic aspect of a language, that is understanding meaning of what someone says। listening, सुनना क्या है? सुनने का अर्थ है the development, विकास ऑफ सिमेंटिक एस्पेक्ट, ठीक है। विकास है संज्ञानात्मक पहलू का, किसका? सुनने से संबंधित है, ठीक है। सुनने का जो अर्थ है वो किससे संबंधित है? विकास से, ठीक है, संज्ञानात्मक पहलू के विकास से। किसके? संज्ञानात्मक पहलू के विकास से संबंधित है सुनना, ठीक है, किसके? भाषा के। दैट इज अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, जो कि क्या होता है? क्या हुआ? संज्ञानात्मक पहलू, जो कि क्या होता है? समझना होता है अर्थ को, कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है लिसनिंग का अर्थ है संज्ञानात्मक विकास से, किसी भी भाषा के संज्ञानात्मक पहलू से, ठीक है। सुनने का अर्थ है भाषा के संज्ञानात्मक पहलू के विकास से, ठीक, जो कि क्या होता है? वास्तविक में जो व्यक्ति कौन क्या बोल रहा है, किसी ने क्या बोला, ये आप सुन करके समझ पाए, उसका अर्थ समझ पाए। क्या बताए स्पीकिंग से क्या तात्पर्य है? ये देखते हैं। स्पीकिंग इज एसोसिएटेड विद द फोनेटिक एस्पेक्ट, ठीक है। जो लिसनिंग है, जो सुनना है, वो संबंधित है ध्वन्यात्मक पहलू से। किससे? ध्वन्यात्मक पहलू से संबंधित है क्या? आपका बोलना। ऑफ लैंग्वेज, किसके? भाषा के ध्वन्यात्मक पहलू से संबंधित है। दैट इज, अब जो कि क्या होता है? दैट इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स, इंटोनेशन, जो कि क्या है? वास्तविकता में सही उच्चारण से संबंधित है, ठीक है, सही वर्तनी से संबंधित है, और सही स्वर ध्वनि से, इंटोनेशन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये कहा जा रहा है। रीडिंग क्या है? आइए देखते हैं। रीडिंग मीन्स फोनेटिक कम ग्राफिक, ठीक है, फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स लुकिंग एट अ रिटन और प्रिंटेड सिंबल्स एंड ट्रांसलेटिंग इनटू एप्रोप्रिएट साउंड। अब देखिए, पढ़ना क्या है? पढ़ने का तात्पर्य है, पढ़ने का अर्थ है फोनेटिक कम ग्राफिक, ठीक है, ध्वन्यात्मक सह
ग्राफिक मतलब क्या हुआ, देखना, ठीक है। ध्वन्यात्मक सा देखने वाली जो चीज होती है ग्राफिक होती है, उस पहलू से संबंधित है किसके, भाषा के। इट मीन्स, इसका तात्पर्य क्या है, लुकिंग एट रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट, इसका मतलब है देखना किसको, लिखा हुआ या फिर छपे हुए टेक्स्ट को, ठीक है, अक्षरों को, और क्या करना, उनको साउंड में, उनको ध्वनि में ट्रांसलेट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, राइटिंग। आगे आते हैं किसमें, अपन आते हैं राइटिंग। आइए देखते हैं राइटिंग क्या है। राइटिंग, राइटिंग इज एसोसिएटेड विद, राइटिंग संबंधित है किससे, द ग्राफिक एक्सप्रेस, किससे, ग्राफिक एक्सपेक्ट से, दिखने वाले पहलू से संबंधित है, ऑफ लैंग्वेज, किसके, भाषा के। राइटिंग हेल्प्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, ठीक है। राइटिंग क्या है, राइटिंग मदद करता है, ठीक है, इकट्ठा करने में, ऑर्गेनाइज करने में, व्यवस्थित करने में, किसको, थॉट्स को, विचारों को, किसको, थॉट्स को एंड आइडियाज को, विचारों को। जो राइटिंग है वो मदद करता है व्यवस्थित करने में, किसको, विचारों को, ये कहा जा रहा है। तो जो आपका जो सुनना है वो क्या करता है, वो संबंधित है किसके विकास से, वो है सिमेंटिक, संज्ञानात्मक पहलू के, भाषा के संज्ञानात्मक पहलू के विकास से संबंधित है, जो कि क्या होता है वास्तविकता में, कि कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है उसको समझना होता है। स्पीकिंग किससे संबंधित है, स्पीकिंग संबंधित है ध्वन्यात्मक पहलू से, ठीक है, भाषा के। दैट इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, जो कि संबंधित, जो कि वास्तव में क्या होता है, सही उच्चारण, सही वर्तनी और सही स्वर ध्वनि से, ठीक है। आगे आते हैं, रीडिंग मीन्स फोनेटिक कम ग्राफिक्स, जो रीडिंग है वो संबंधित है किससे, भाषा के, ठीक है, ध्वन्यात्मक ध्वन्यात्मक के साथ देखने वाले पहलू से, जिसका अर्थ क्या है, इट मीन्स लुकिंग एट अ रिटन और प्रिंटेड सिंबल्स, इसका मतलब क्या है, देखना किसको, रिटन लिखा हुआ या फिर छपे हुए सिंबल्स को, और उनको साउंड में उच्चारित करना, आवाज में परिवर्तित करना। राइटिंग क्या है, ये संबंधित है किससे, ग्राफिक एक्सपेक्ट से, ठीक है, ये ग्राफिक देखने वाले पहलू से संबंधित है, जिसका क्या अर्थ है वास्तविकता में, इसका वास्तविकता में अर्थ है विचारों को व्यवस्थित तौर पर जमाना, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन फटाक से, अगला देखते हैं, ठीक है। पहला अपन क्या देख लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अपन किसमें आते हैं, लिटरेरी डेवलपमेंट, ठीक है, साहित्यिक विकास, ठीक है। इंग्लिश भाषा का जो सेकंड जो बताया गया मुख्य उद्देश्य, वो अंग्रेजी पढ़ाने का। लिटरेरी डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थॉट्स, ठीक है। देखिए, लिटरेरी डेवलपमेंट मतलब साहित्यिक विकास का अर्थ है, ठीक है, विकास किसका, रचनात्मक सोच का, ठीक है। साहित्यिक विकास का अर्थ है, ठीक है, संरचनात्मक सोच का विकास, रचनात्मक सोच का विकास। बिसाइड्स, इसके अलावा, ठीक है, बिसाइड्स, इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा अपन इधर कर देते हैं, ठीक है। बिसाइड्स, इसके अलावा, ठीक, इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, इसको अपन थोड़ा सा और इधर करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। ये हो गया लिटरेरी डेवलपमेंट, समझे बात को, ये हो गया। इस पे आते हैं अपन, लिटरेरी डेवलपमेंट मींस द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थॉट्स, ठीक है। लैंग्वेज का जो भाषा है, ठीक है, जो साहित्यिक विकास है उसका संबंध है किससे, क्रिएटिव थॉट्स, रचनात्मक विचारों के विकास से संबंधित है वो। बिसाइड्स, इसके अलावा, क्या बोला जा रहा है, देखिए, बिसाइड्स, इसके अलावा, ठीक, डेवलपिंग द 4 बेसिक, इसके अलावा 4 बुनियादी कौशलों के विकास से भी संबंधित है। इट इंक्लूड्स, 4 बुनियादी कौशल कौन कौन से आपको पता है आपको, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, ठीक है, एप्रिसिएशन, ठीक है, ऑफ लैंग्वेज। एप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ, बढ़ावा देना, किसका, भाषा को, ठीक है, भाषा क्या करना, इसमें से संबंधित है, भाषा को बढ़ावा देना, ठीक है, स्टाइल को, लिखने के स्टाइल को बढ़ावा देना, यूज ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ठीक है, भाषा के संरचना का प्रयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, भाषा के संरचना के प्रयोग को क्या करना, बढ़ावा देना। ये बार बार ऐसे साइड क्यों हो जा रहा है, भाषा के संरचनात्मक प्रयोग को बढ़ावा देना से संबंधित है ये, ठीक। और देखिए क्या बोला जा रहा है, ठीक, ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स, पोइट्री, कविता को बढ़ावा देना, ड्रामा, नाटक को बढ़ावा देना, स्टोरीज, कहानी को बढ़ावा देना, इडियम्स एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है, लोकोक्ति आप कह सकते हैं, और मुहावरे, ठीक है, और एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देने से संबंधित है किसका विकास, भाषा का रचनात्मक विकास, ठीक है, सॉरी, लिटरेरी डेवलपमेंट, भाषा का, ठीक है, साहित्यिक विकास। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, इसमें निम्न पहलुओं का विकास शामिल है। आइए देखते हैं। पहला, टू डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, बच्चों का विकास क्या करना है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है, रुचि, उसका विकास करना है किसमें, इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में। और देखो,
द अंडरस्टैंड क्रिटिकल व्यूज, बच्चे क्या कर सके, आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए। आगे देखिए, टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चा रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग का क्या हो पाए, बच्चे में विकास हो पाए। टू डेवलप एबिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन, बच्चे क्या कर पाए, बच्चे के अंदर एबिलिटी, योग्यता, किसका, अनुवाद की योग्यता बच्चे के अंदर विकसित हो पाए। क्या कहा जा रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग, इसमें 4 पहलुओं का विकास शामिल है। पहला क्या है, बच्चे में रुचि बढ़ाना, ठीक है, किसका, अंग्रेजी साहित्य के प्रति। दूसरा क्या है, बच्चा समझ पाए किसको, आलोचनात्मक दृष्टिकोण को, किसी भी चीज का, ये कवि क्या कहना चाह रहा है। फिर तीसरा क्या है, टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चे के अंदर क्या करना है, डेवलप करना है, विकसित करना है क्रिएटिव थिंकिंग को, रचनात्मक सोच को। बच्चे क्या करना है, बच्चे के अंदर टू डेवलप एबिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन, बच्चे के अंदर ट्रांसलेशन, अनुवाद की योग्यता को विकसित करना है, ये कहा जा रहा है लिटरेरी डेवलपमेंट के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, थॉमस और वाइट ने क्या कहा कि बच्चे को के अंदर क्या होना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कि बच्चा किसी के द्वारा बोले गए भाषा को सुन पाए, ठीक है, सुन के समझ पाए, बच्चा खुद बोल पाए, सही से लिख पाए और सही से लिखा हुआ को पढ़ पाए। ये किसने कहा, थॉमस एंड वाइट ने। और बाकी बुनियादी तौर पे 2 क्या है उद्देश्य हैं अंग्रेजी पढ़ाने के, पहला क्या, भाषा का विकास, ठीक है, भाषाई विकास, और दूसरा साहित्यिक विकास, आप अभी देख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूम के अनुसार, किसके अनुसार, ब्लूम के अनुसार, द फॉलोइंग आर द 3 डोमेन्स, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ब्लूम के अनुसार, ठीक है, 3 क्या है, 3 कार्य क्षेत्र हैं इन उद्देश्यों के, ठीक है, इन उद्देश्यों के क्या है, 3 कार्य क्षेत्र हैं ब्लूम के अनुसार। पहला देखो क्या है, कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन, ठीक है, संज्ञानात्मक बोले या फिर आप रचनात्मक बोल सकते हैं, अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव तो आप समझते ही, ठीक है, प्रभावशाली क्षेत्र या कार्यशाली क्षेत्र। आगे देखिए साइकोमोटर, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, मनोयांत्रिक कार्य क्षेत्र। आइए देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र क्या होता है। दिस डोमेन इज एसोसिएटेड विथ नॉलेज, ये जो कार्य क्षेत्र है ये जुड़ा हुआ है किससे, ज्ञान से। इट डील्स विथ अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, ये डील, इसमें क्या है, ये डील करता है, मतलब ये बताता है, ये जुड़ा हुआ है किससे, समझ से, ठीक है, ये समझने को बताता है और ये विकास को बताता है, कौशलों के, ठीक है, ये समझने और कौशलों के विकास से संबंधित है। आगे आते हैं अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन में आते हैं, ठीक है, प्रभावशाली कार्य क्षेत्र में आते हैं। इट इज रिलेटेड विथ फीलिंग्स, ये संबंधित किससे है, भावनाओं से, ये भावनाओं से संबंधित है। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, इसमें शामिल क्या है, रुचि, एटीट्यूड, ठीक है, मनोवृत्ति, एप्रिसिएशन, ठीक है, बढ़ावा देना, एटसेट्रा इत्यादि। अंडर दिस डोमेन, इस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत द लर्नर्स डेवलप, ठीक है, देयर ओन परसेप्शन अबाउट देयर एबिलिटी, इस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो शिक्षार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, वो विकसित करते हैं अपनी धारणाओं को, ठीक है, अपने योग्यता के प्रति कि मेरी योग्यता कैसी है, कितनी है, मैं कितना पानी में हूं, कितना अच्छा हूं। तो इस डोमेन के अंतर्गत जो शिक्षार्थी होते हैं वो अपने ही धारणा को क्या करते हैं, विकास करते हैं, अपने जो एबिलिटी, अपनी योग्यता के ऊपर की उनकी धारणा कैसी है, उनकी योग्यता के बारे में उसका विकास वो करते हैं कि उनको अभी और सीखना है, या वो पर्याप्त बुद्धिमान बन चुके हैं, या पर्याप्त जानकारी वो रखते हैं चीजों के बारे में। आगे आते हैं साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, मनोयांत्रिक कार्य क्षेत्र, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू डूइंग, ये संबंधित है करने वाले कौशल, ठीक है, ये संबंधित है करने के कौशल से, किससे, करने के कौशल से ये संबंधित है। इट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, ठीक है, ये मोटर स्किल्स, ठीक है, ये क्या करता है, ये यांत्रिक कौशल के विकास से संबंधित है। कैसे, सच एज, जैसे द यूज ऑफ फिंगर्स एंड थम्स, ठीक है, उंगलियों और अंगूठों का इस्तेमाल करने से संबंधित। जैसे आप बात करते हैं ना 1 2 3 4 ऐसे बात करते हैं, एवरीथिंग इज ओके, फिर अंगूठा दिखाते हैं कि 1 2 3, जैसे आप बात करते हुए जो उंगलियों का जो प्रयोग करते हैं, उंगलियों का और अंगूठा का, उसके विकास से संबंधित है भाषा के साथ साथ जो ये वाला डोमेन है साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, ताकि आप दिमाग के साथ साथ यांत्रिक तौर भी कर पाए। मनोयांत्रिक मतलब आप दिमाग से तो बोल रहे हैं, दिमाग से आप सोच रहे हैं, पर साथ साथ आपका हाथ मूवमेंट कर रहा है, फिंगर मूवमेंट कर रहा है, जो थंब है वो मूवमेंट कर रहा है, उससे संबंधित है। कौन सा, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो ब्लूम के अनुसार जो 3 है वो कार्य क्षेत्र हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के, उद्देश्यों के 3 कार्य क्षेत्र हैं। पहला क्या हुआ, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, बच्चा यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, स्किल्स को समझता है और अपने समझने के कौशल को बढ़ाता है। और अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, अपने खुद के परसेप्शन को, अपनी खुद की धारणा का विकास करता है अपने योग्यता के प्रति। और साइकोमोटर क्या होता है कि बोलते बोलते वो उंगलियों और थंब का यूज करना सीखता है, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, भारत में अंग्रेजी पढ़ाने में दिक्कत क्या क्या समस्या है, ठीक है, प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने में जो समस्या है वो क्या है। इन इंडिया, भारत की समस्या की बात करें ना अपन, विदेश की बात नहीं कर रहे हैं। इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट एज अ, ठीक है, एज अ यहाँ पे स्पेस होना था। इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज, भारत में अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश वन शुड हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, अंग्रेजी में
प्रोफिशिएंट, अंग्रेजी में प्रवीण बनने के लिए, ठीक है, अंग्रेजी में प्रवीण बनने के लिए एक व्यक्ति को करना जाएगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ठीक है, उसके कुछ चीजों में, उनके कुछ भागों में प्रवीण बनना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा अगर आपको प्रवीण बनना है, अच्छा बनना है, तो आपको अंग्रेजी के कुछ भागों में, ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, कुछ पार्ट्स में क्या करना, प्रवीण बनना पड़ेगा, परफेक्ट बनना पड़ेगा। जैसे कि साउंड में, ठीक है, आपको उच्चारण सही करना आना चाहिए, तभी आप अंग्रेजी में प्रवीण बन पाएंगे। अगर आप उच्चारण ही गलत करेंगे, फॉल्टी करेंगे, तो आप कैसे प्रवीण कहलाएंगे? आपको जब बोलना ही अच्छे से नहीं आएगा तो लोग तो सोचेंगे ना कि इसको अभी अच्छा आता नहीं अच्छे से, बाद में बच्चा क्या करेगा, सीख जाएगा, ऐसा बोलेंगे। क्या बात है? वोकैबुलरी आपको क्या होना, आपके पास शब्दावली होना चाहिए भरपूर, बहुत सारे शब्द होने चाहिए। आपको फिर वर्तमान में सोचना नहीं है कि इसके लिए क्या बोलूं, कौन सा शब्द यूज करूं। भरपूर क्या होना चाहिए, आपको शब्द होने चाहिए, मतलब आप शब्दों में प्रवीण होने चाहिए। एक्सप्रेशन एंड यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है, भावना को व्यक्त करने में, अभिव्यक्ति को दिखाने में और शब्दों के प्रयोग करने में आप प्रवीण होने चाहिए। एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और किसमें, सूत्रों में और स्ट्रक्चर में, संरचना में, सूत्रों में आपको प्रवीण होना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए कि अगर पास्ट सिंपल टेंस है और अगर वो निगेटिव में बन रहा है तो सब्जेक्ट के बाद अगर डिड आया है और नॉट आया है तो मेन वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, ना कि सेकंड फॉर्म। और अगर पास्ट सिंपल टेंस है, उसमें डिड नहीं आया है, मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ना कि फर्स्ट फॉर्म। ये आपको एट द टाइम पता होना चाहिए, आपको सोचना नहीं। जनरली मेन जो दिक्कत होता है, जो गलतियां जो हमारे पास होती हैं, वो क्या होती हैं कि हम पास्ट सिंपल टेंस में जानते हैं सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, सकारात्मक वाक्य में, लेकिन हम नकारात्मक जब बनाते हैं तब हम डिड का भी प्रयोग कर देते हैं और सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग कर देते हैं। वहां पे हमको सोचना पड़ जाता है, फिर हम वापस आते हैं और फिर उसको सुधार करके बोलते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी में प्रवीण बनना है तो आपको इसके जो ये चीजें हैं उन्हें प्रवीण, आपको साउंड मतलब उच्चारण में प्रवीण बनना पड़ेगा। बहुत अच्छा उच्चारण होना चाहिए आपके पास, बहुत अच्छे शब्दावलियां आपके पास होनी चाहिए और बहुत अच्छा आपको संरचना पता होना चाहिए वाक्य का कि कहां पे कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का या नाउन का, ये कहा जा रहा है, ठीक है। बट लेकिन द कंडीशंस अंडर विच इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया, लेकिन वो कंडीशन, ठीक है, वो स्थितियां जिसके अंतर्गत भारत में अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, ठीक है, इज द मैटर ऑफ कंसर्न, वो विचारणीय है। लेकिन वो परिस्थिति, जिस परिस्थिति में जिस परिस्थिति के अंतर्गत भारत में अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, वो वास्तविकता में क्या है, विचारणीय, सोचनीय है, कहा जा रहा है, कंसर्न है, चिंता का विषय है, ठीक है। इट फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स विच नीड स्पेशल एफर्ट्स, ठीक है, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको स्पेशल एफर्ट्स, ठीक है, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनको क्या करना है, जिनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम इन टीचिंग इंग्लिश एज फॉलोज, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाने में जो समस्याएं हैं भारत में वो नीचे दी गई हैं। आगे देखिए, पहला समस्या क्या है भारत में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने में और सीखने में, ठीक है, ये देखो पहला क्या है, लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट टीचर। भारत में शिक्षित और योग्य शिक्षकों की कमी है। भारत में क्या कहा जा रहा है, अंग्रेजी के शिक्षित और अंग्रेजी के योग्य शिक्षकों की कमी है भारत में, कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात एक्चुअल में सही लगती है, कहीं ना कहीं देखेंगे तो, ठीक। यहाँ पे आते हैं, आप खुद ही रिलेट कर पाएंगे, जो आपने जब स्कूल में पढ़ा है, जब आपने स्कूल में क्या पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा है, तो वहां पर आप बहुत जानना भी चाहते थे, पर टीचर लिमिटेड ही अपने सिलेबस को पढ़ा करके आगे बढ़ जाते थे। तो कहा जा रहा है कि वो टीचर नो डाउट क्वालिफाइड होते थे भाई, ऐसा पर नहीं बोल रहे, पर कहा जा रहा है कि भारत में कई ऐसी जगह जहां पर क्वालिफाइड टीचर नहीं है, शिक्षित टीचर नहीं है और एफिशिएंट योग्य टीचर नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए, दे लैक टेक्निक्स, ठीक है, ऑफ टीचिंग इंग्लिश। उनके पास क्या होता है, बहुत कमी होती है तकनीक का अंग्रेजी पढ़ाने का, वो बहुत घिसे पिटे तरीके में, बहुत बोरिंग तरीके से अंग्रेजी पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। इसके कारण भी बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा होता है। तो उनके पास क्या होता है, बहुत तकनीक की बहुत कमी होती है, बहुत कम तकनीक होता है उनके पास अंग्रेजी पढ़ाने का, कहा जा रहा है। द प्रोनाउंसिएशन इज फॉल्टी, और एक्चुअल बात है, ड्यू टू रीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ स्पीच हैबिट्स। जो वो टीचर है उनका जो प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण होता है वो फॉल्टी होता है, वो बिगड़ा हुआ होता है, ठीक है, उनके क्षेत्रीय भाषा के कारण। किसी कारण, उनके क्षेत्रीय भाषा के कारण। आपको खुद पता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं का भी है तो उसके बात में वो प्रभाव दिखता है। कोई छत्तीसगढ़ी हिंदी बोलता है तो आपको समझ में आता है कि ये प्योर छत्तीसगढ़िया व्यक्ति है जो कि हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। खासकर आप देख पाएंगे कि जो यूपी वगैरह के जो व्यक्ति हैं, बिहार वगैरह, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक है, उनका आदत होता है थोड़ा सा अपने क्षेत्र की भाषा को बोलने का। जैसे बड़े बड़े टीचर्स आप जानते हैं, ठीक है, वो ABCD को भी अपने अंदाज में बोल रहे होते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV यू भी बोलते हैं, WXYZ, ठीक है। तो ऐसा, तो यहां पर देखिए प्रोनाउंसिएशन में भी क्या दिखता है, उनका जो क्षेत्रीय भाषा का जो प्रभाव है वो दिखता है सारे टीचर्स का। मैं छत्तीसगढ़ से हूं तो मेरी भाषा में छत्तीसगढ़ी दिखेगी, जो बिहार से उनकी भाषा में भोजपुरी बोली की परिभाषा दिखेगी, ठीक है। जो बंगाल से उनमें बंगाली भाषा दिखता है, जो यूपी से उनमें यूपी की भाषा, जो उड़ीसा से उनसे उड़िया भाषा दिखता है, जो तमिल से उनकी तमिल भाषा। आप देख पा रहे हैं तमिल वाले लोग बड़ा अलग टाइप का भी खींच के इंग्लिश बोल रहे होते हैं। देखिए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबका क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, याद रखिएगा। वो अंग्रेजी को जब भी आप तमिल व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे तो वो अंग्रेजी को बहुत खींच करके बोलते हैं, लंबा जबरदस्ती स्ट्रेच कर रहे होते हैं शब्दों को बोलने के टाइम पे। तो वो क्या है, उनका क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है इंग्लिश में, ये कहा जा रहा है। एक तो पहली बात, पढ़े लिखे और एफिशिएंट, कौशल,
कौशलकृत, ठीक है, क्षमतावान टीचरों की कमी बोला जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहा जा रहा है कि उनके पास तकनीक की कमी है और जो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो फॉल्टी है उनके क्षेत्रीय भाषा के कारण से। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। सेकंड क्या दिक्कत है? वेरिएशन इन इंग्लिश सिलेबस, ठीक है, अंतर, अंग्रेजी पाठ्यक्रम में अंतर देखने को मिलता है। एक्चुअल बात है, आप जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में, जबकि ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। एज द एजुकेशनल सिस्टम इज नॉट नेशनलाइज्ड, जैसे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा नेशनलाइज्ड नहीं है, राष्ट्रीयकृत नहीं है, अब तक भी राष्ट्रीयकृत नहीं है, ध्यान रखिएगा। हालांकि एनसीईआरटी को लाया गया है, ठीक है। देयर इज नो सिंगल सिलेबस फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए कोई एक सिंगल सिलेबस, कोई एक सिंगल एकल पाठ्यक्रम नहीं है कहा जा रहा है। इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये बदल जाता है, इनमें अंतर, इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है स्टेट टू स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर। जैसे कि असम का अलग हो गया, तमिलनाडु का अलग हो गया, छत्तीसगढ़ का अलग हो गया, ठीक है, आपका बिहार का अलग हो गया, इस प्रकार से आपका बंगाल का अलग हो गया, ये कहा जा रहा है। तीसरा देखते हैं, लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल्स, ठीक है, टीचिंग मटेरियल, पढ़ाने वाले टीचिंग, ठीक है, मटेरियल्स, ठीक है, पढ़ाने वाले मटेरियल्स का वस्तुओं का कमी देखने को मिलता है। जैसे ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, श्रव्य और दृश्य वस्तुओं की कमी। जैसे कि अब तो जैसे ये देखिए, ये डिजिटल बोर्ड है, इसमें आप देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे। अब तो स्कूल वगैरह में डिजिटल बोर्ड लाया जा रहा है, पर हर स्कूल में नहीं लाया जा रहा है। खासकर अगर आप छत्तीसगढ़ से तो केवल आत्मानंद जहां पे बना है वहां पे लाया जा रहा है, जो पहले से जो पुराने हिंदी मीडियम है वहां पे नहीं लाया गया है अब तक। तो बोला जा रहा है कि कमी देखने को मिलती है पूरे भारत में। आप एक राज्य की बात मत कीजिए, हर राज्य में कमी देखने को मिलती है। क्या? ऑडियो विजुअल एड्स में। किसमें? ऑडियो विजुअल एड्स में श्रव्य और दृश्य वाले सामग्रियां कम होती है वहां पे, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है किसके लिए? लर्निंग अ लैंग्वेज, एक भाषा के लिए, ठीक है। लिंगुआ फोन, एक लिंगुआ फोन होता है जहां पे अपन बोलते हैं लिंगुआ फोन, आपको दिखा दूंगा मैं बाद में लिंगुआ फोन क्या होता है, ठीक है। फिल्म स्ट्रिप्स तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है, फिल्म स्ट्रिप आप जानते हैं, जो अभी भी दिखाया जाता है कई बार एड्स वगैरह में, फिल्म से पूरा वो स्ट्रिप चल रहा होता है, उसमें क्या होता है, लाइट पड़ता है और देख रहे होते हैं, वो फिल्म स्ट्रिप होता है, ठीक है। टेप रिकॉर्डर, ये तो आप सभी जानते हैं कि क्या करें, टेप रिकॉर्डर से आप सुन पाते हैं। अब फ्लैश कार्ड्स भी आप सभी जानते होंगे, पिक्चर्स, आप इमेज, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, एटसेट्रा इत्यादि। इन चीज का कमी देखने को मिलता है, हर स्कूल में चीज नहीं पाए जाते हैं। टीचर क्या हो रहा था, आ रहा होता है, चेयर पे बैठ रहा होता है, उसके बाद बुक खोलता है, बुक को बच्चे से पढ़वाता है और फिर बोर्ड में वो लिख करके पढ़ाना शुरू करता है, जबकि वास्तविकता में कोई भौतिक वस्तु उसके पास नहीं होती है पढ़ाने के लिए। मैक्सिमम स्कूल्स में, हर स्कूल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ ये बात करने पर, ठीक है। हेल्प इन लर्निंग, खासकर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं। हेल्प इन लर्निंग द लैंग्वेज, ठीक है, क्विकली, और ये जो सारी जो चीजें हैं ये मदद करते हैं भाषा को जल्दी सीखने में और प्रभावी तौर पे सीखने में। बट इन इंडिया दीज आर रेयरली यूज, पर भारत में इनका प्रयोग रेयरली, बहुत ही मुश्किल से प्रयोग किया जाता है, एक आध जगहों पे इनका प्रयोग होता है, जबकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से और फटाक से सीखने में मदद करते हैं भाषा को। चौथा देखिए, ओवर क्राउडेड क्लासेस, ये तो परमानेंट समस्या भारत में बनी पड़ी है, ठीक है। अब तो भारत मेरे ख्याल से विश्व में सबसे नंबर 1 पे आ गया जनसंख्या पे, तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम भारत में देखने को मिलता है। एक क्लासरूम जिसकी जनसंख्या सरकार डिसाइड करती है 30 से 35 मैक्स टू मैक्स, या ज्यादा 40, वहां पे 85 बच्चे 90 बच्चे पढ़ रहे होते हैं। मैं भी कभी ना कभी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, खासकर 11th और 12th क्लास की जब मैं बात करूं, तो वहां पर एक क्लास में कम से कम 80-85 बच्चे हुआ करते थे। बड़े क्लास की बात करूं, मैं 11th 12th की बात कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में जबकि फैकल्टी, मतलब जो आपका जो होता है, क्या डिसाइड हो जाता है, पूरा फील्ड आपका डिसाइड हो जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको कौन सा लेना है, मैथ्स वाले हैं आप, बायो वाले हैं आप, कॉमर्स वाले हैं, ठीक है, आप आर्ट्स वाले हैं, फिर भी कॉमन पढ़ाया जाता है हिंदी और इंग्लिश को। ये अच्छी बात है, कॉमन पढ़ाते हैं, पर संख्या बढ़ जाती है बच्चों की, ये ध्यान रखिएगा। तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम, ठीक है, जब भी आप फैकल्टी डिसाइड कर लेते हैं उसके बावजूद ऐसा मिलता है देखने को। इंडिया हैविंग द सेकंड पोजीशन, अभी अपने को एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है तो हम सेकंड पोजीशन ही पढ़ रहे हैं, पर वर्तमान में भी आपका जनगणना चल रहा है, तो कुछ समय में जनगणना जब पूर्ण हो जाएगा तब आ जाएगा कि इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन में या सेकंड नंबर पे है, ठीक है। इंडिया हैविंग द सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड, भारत में अभी तो हम मान के चलते हैं क्या 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि फिर तो कोरोना आ गया था ना, 21 में जनगणना होना था, हर 10 साल में होता है, तो हुआ नहीं है, तो अभी तो चल रहा है, तो अभी क्या अपन मानते हैं क्या, सेकंड पोजीशन में, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत क्या है, दुनिया में दूसरा स्थान है सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में, ठीक है। हैज ओवर क्राउडेड, ठीक, हैज ओवर क्राउडेड क्लासेस, और जो कि क्या होता है, जिसके कारण भारत में अधिक ओवर क्राउडेड, ज्यादा संख्या वाली क्लासेस देखने को मिलती हैं। स्कूल लिमिटेड है, बच्चे अधिक हैं,
ठीक है, और उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। दस इंडिविजुअल अटेंशन इज नॉट पॉसिबल विच इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। याद रखिएगा, फिर शिक्षक की भी गलती नहीं है वहां पर, क्योंकि फिर शिक्षक इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है 45 मिनट के पीरियड में, 50 मिनट के पीरियड में या 1 घंटे के पीरियड में। बिल्कुल भी वो पॉसिबल ही नहीं कि वो जो शिक्षक है वो हर बच्चे को अलग अलग ध्यान दे पाए। जो टीचर होते हैं वो भी अपने हिसाब से चीजों को पढ़ा रहे होते हैं, सबको साथ में लेकर के पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, खासकर अनुवाद करके पढ़ा रहे होते हैं। अगर पांचवी समस्या देखते हैं, पांचवी समस्या देखते हैं क्या है पांचवी समस्या, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेटिक सिस्टम, अंग्रेजी में जो अल्फाबेटिक सिस्टम है, खुद अंग्रेजी भाषा की गलती बताई जा रही है यहाँ पे। अंग्रेजी में जो अल्फाबेटिक सिस्टम है वो भी गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ है, देयर आर 44 साउंड्स। अंग्रेजी में क्या है, 44 साउंड है। कितने साउंड है, 44 साउंड है, 44 ध्वनि है। बट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स आर ओनली 26, पर अल्फाबेट कितने हैं, 26 मात्र हैं। वहीं पे हिंदी में देखिए साउंड्स भी इतने ही है लगभग, ठीक है, इंग्लिश में भी, पर अल्फाबेट कितने हैं, 52 है, एक और बढ़ा दिया गया क्या, री, ये कहा जाए। तो यहां पर देखिए अंग्रेजी की अगर बात करें तो स के लिए 3 स है, क्या है, 3 स है, सेम साउंड के लिए थोड़ा थोड़ा अंतर है। स 3 स है, ससेब का, ससतकोण का और सलजम का। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 44 तो साउंड है, और यहां पर देखिए स के लिए अलग से कोई फिक्स जो आपका अलग से वो नहीं है, ठीक है, कि कौन से सा के लिए क्या आएगा। कभी सी का यूज कर लेते हैं, कभी एस का यूज कर लेते हैं, कभी TION सन का यूज कर लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो 44 का है इसमें साउंड्स है, पर अक्षर मात्र और मात्र कितने हैं, तो 26 है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं। दिस मेक्स द लर्निंग कंफ्यूजिंग बिकॉज, और ये सीखने को कंफ्यूजिंग बना देता है। क्या करता है, ये कंफ्यूजिंग बना देता है, असमंजस वाला बना देता है सीखने को, ठीक है। बिकॉज इज प्रोनाउंस्ड बाय द लेटर्स के, ठीक है, के एज काइट एंड सी एज इन कैट, ठीक है। इसलिए देखिए यहां पर जो प्रोनाउंसिएशन होता है लेटर का, वो के का प्रोनाउंसिएशन होता है क्या, का, काइट। काइट में के को लिया जाता है का के लिए, ठीक है, के को लिया जाता है किसके लिए, का के लिए। पर कैट में आप देख पा रहे हैं सी को लिया जा रहा है के के लिए, किसके लिए, सी को लिया जा रहा है का के लिए। देखो यहाँ पे के के लिए, का के लिए के को लिया जा रहा है, और यहां पर देखो का के लिए सी को लिया जा रहा है। तो ये भी समस्या है कि हम क्या होते हैं, कंफ्यूज आते हैं कि कब हमको सी लेना है, कब हमको के लेना है। समझे बात को, ये भी मुख्य समस्या देखने को मिलती है। छठवां देखते हैं क्या दिक्कत, डिफेक्टिव लर्निंग सिस्टम, ठीक है, खराब सीखने का जो प्रणाली है वो उसकी बात की जा रही है। इन इंडिया एग्जामिनेशन इज द बिगिनिंग एंड द एंड। भारत में परीक्षा से ही शिक्षा शुरू होती है और परीक्षा पर ही क्या हो जाती है, शिक्षा खत्म हो जाती है। एंट्रेंस एग्जाम से आपका स्कूल शुरू होता है और फाइनल एग्जाम पे आपका स्कूल समाप्त हो जाता है, भारत में ये कहा जा रहा है। बट द एग्जामिनेशन सिस्टम इज डिफेक्टिव, लेकिन जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वही क्या है आपका, डिफेक्टिव है, खराब है। इट प्रमोट्स रोट लर्निंग, ठीक है, और ये जो तरीका है ये बच्चे को रोट लर्निंग, रटने की ओर ज्यादा बढ़ावा देता है कि बेटा तुम रटो, क्योंकि आपका एग्जाम, आपको एडमिशन में एंट्रेंस एग्जाम से होना है, और आपका कंप्लीट भी जो होना है कोर्स वो भी आपके फाइनल एग्जाम से होना है। तो बच्चा पूरे साल रट के पढ़ रहा होता है, वो समझ नहीं रहा होता है, चीजों को ध्यान रखेगा। इसलिए बच्चे के परसेंटेज तो अधिक आ जाते हैं, पर वो चीजों को प्रायोगिक तौर पर जीवन में नहीं ला पाता है, वो कमांड नहीं पा पाता है उन चीजों में। कुछ बच्चे 100 में 100 ले आते हैं इंग्लिश में, 100 में 95 ले आते हैं, 100 में 98 99 तक ले आते हैं, पर उनको वास्तविकता में ना तो इंग्लिश बोलना आता है, ना तो लिखे हुए इंग्लिश को पढ़ के समझना अच्छे से आता है, ना ही सही ढंग से सही राइटिंग में इंग्लिश लिखना आता है, और ना ही इंग्लिश को सही ढंग से बोलना आ रहा होता है। ये समस्या है, कहा जा रहा है। लैक ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और कमी है क्या, साफ उद्देश्यों का, कि मुख्य उद्देश्य क्या है अंग्रेजी पढ़ाने का। कोई भारत में ऐसे कोई क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, ठीक है, भारत में कि भैया कैसे पढ़ाना है। हालांकि बाद में एनसीईआरटी 2005 ने उद्देश्य थोड़ा बहुत दिया है अंग्रेजी को पढ़ाने का, पर वो फॉलो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखो जो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है उसकी कमी देखने को मिलती है। साफ जो उद्देश्य अंग्रेजी पढ़ाने का वो नहीं बताया जाता है स्कूल में कि क्यों पढ़ाना है। स्टूडेंट डू नॉट नो व्हाई दे आर लर्निंग इंग्लिश एंड द टीचर्स डू नॉट नो व्हाई दे आर टीचिंग इंग्लिश। क्लास में खुद बच्चों को नहीं पता होता कि वो इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, और खुद शिक्षक को नहीं पता होता कि वो इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हैं। बस उनको यही लगता है कि हम बस एग्जाम देने के लिए और बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए पढ़ा रहे हैं। बच्चे को लगता है मैं एग्जाम देने के लिए पढ़ रहा हूँ, टीचर को लगता है कि बच्चों को एग्जाम में पास कराने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। उनको क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, क्लियर कट उद्देश्य ही नहीं पता है कि वो अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं। ये एक्चुअल में समस्या है। बोथ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैव ओनली वन एम, दैट इज टू पास द एग्जाम। दोनों शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का एक ही मात्र उद्देश्य रहता है उस टाइम पे, परीक्षा को पास करना। बच्चे का उद्देश्य है पास करना, टीचर का उद्देश्य है पास कराना, ऐसे पढ़ाओ कि बच्चा पास हो जाए, बस इतना ही उद्देश्य रहता है, और कोई उद्देश्य को लेकर चल नहीं रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म किसमें आते हैं अपन, अब आते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म पे आते हैं, बहुभाषावाद। आइए देखते हैं बहुभाषावाद क्या होता है, ठीक है, बहुभाषावाद
बहुभाषावाद। बहुभाषावाद क्या है आइए देखते हैं। In India, language from all the language families of the world are spoken. भारत में दुनिया के सारे भाषा परिवार के भाषाएं बोली जाती हैं। दुनिया में जितने भी भाषा परिवार हैं उन सारे भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती है, 1000 है। Multilingualism and linguistic diversity in India have shaped the country and unique cultural practices and policies within it। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, बहुभाषावाद और भाषाई विविधता इन इंडिया, भारत में, भारत को क्या करती है, वो आकार देती है, क्या करती है, भारत को आकार देती है कैसे, यूनिक कल्चरल, ठीक है, एक अलग ही कल्चरल सांस्कृतिक और प्रैक्टिसेस द पॉलिसीज विद इन इट, और अपने अलग से नियम कानून उनका है, ये कहा जा रहा है। जो भारत में जो बहुत सारी भाषाएं विविधता है वो भारत को एक अलग ही आकार देती है, उनके कल्चर के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार, ये कहा जा रहा है। भाषा ही कल्चर को दिखाते हैं। एक्चुअल भाषा, जब भाषा ही नहीं होगा तो आप कल्चर को कैसे समझ पाएंगे, आप संस्कृति कैसे समझ पाएंगे, जब आपको पता ही नहीं होगा, बोलना ही नहीं आएगा तो आप कहाँ समझ, आप मंत्र उच्चारण कैसे करेंगे, ये वाली बात हो जा रही है ना। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज अ स्ट्रेटेजी। ठीक है, टीचिंग मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो बहुभाषावाद है उसका अर्थ है बच्चे की मातृभाषा को, ठीक है, बच्चे की क्या करना, मातृभाषा को प्रयोग करना रणनीति के तौर पे, किसके लिए, टीचिंग अधिगम, ठीक है, के प्रोसेस के, टीचिंग अधिगम प्रक्रिया के लिए, किसमें, लैंग्वेज के और सब्जेक्ट कंटेंट के। कुछ नहीं कहा जा रहा है कि जो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें बहुभाषावाद का तात्पर्य है बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करना स्ट्रेटेजी के रूप में, रणनीति के रूप में, जिससे बच्चे को भाषा और जो कंटेंट है, जो आप बच्चों का क्या है, विषय वस्तु है, वो पढ़ाया जा सके बहुत अच्छे से, ये कहा जा रहा है। इट इज एन एसेट, ये क्या है, एक धरोहर है। बच्चे की जो अपनी भाषा है वो टीचर के लिए क्या होता है, एक धरोहर होता है, जिससे टीचर आगे दूसरी फॉरेन लैंग्वेज बच्चे को पढ़ा पाता है। इट इज एन एसेट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो बहुभाषावाद है ये क्या है, धरोहर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, बिकॉज, क्योंकि इट मेक्स द लर्नर्स मोर एडेप्ट एट लैंग्वेज लर्निंग, क्योंकि ये बच्चों को, ये शिक्षार्थियों को ज्यादा एडेप्ट बनाता है, ज्यादा ग्रहण करने वाला बनाता है, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस को बच्चा ज्यादा अच्छे से ग्रहण कर पाता है, सीख पाता है भाषा को, ये कहा जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं बहुभाषावाद में क्या है, ठीक है। इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट इन देयर ओन लैंग्वेज, ठीक है, बहुभाषावाद वाले क्लासरूम में जो शिक्षार्थी हैं वो बात कर सकते हैं आपस में अपनी अपनी भाषा में। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूं तो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में बात कर सकता हूं, आप तमिलनाडु से हैं तो आप तमिलनाडु भाषा में मुझसे बात करेंगे, तमिल लैंग्वेज में। अगर आप बंगाल से हैं तो बंगाल में ये व्यक्ति, बिहार से है तो बिहारी भाषा में, ये व्यक्ति जो है आपका मान लीजिए कहीं और से है, उड़ीसा से तो उड़िया भाषा में, ठीक है, ये तमिल से है, ये आपका केरल से है तो केरल की भाषा में बात करेगा, मलयालम में। तो कहा जा रहा है जो बहुभाषावाद वाला जो कक्षा है वो ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपनी अपनी मातृभाषा में इंटरेक्ट कर पाते हैं और वहां से लैंग्वेज ट्रांसफर होता है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, और बच्चे क्या करें, अपनी अपनी मातृभाषा में बात करें या फिर क्या करें, वो मिक्स कर लें, हिंदी को मिक्स करते जाए अपनी अपनी मातृभाषा में, ठीक है, मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, या बच्चे क्या करें, एक से अधिक शब्द का मिक्स करके प्रयोग करें बात करने के लिए, वो भी बच्चों के लिए फायदेमंद होता है, ये कहा जा रहा है। आगे आते हैं, मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन डेवलप बेटर एनालिटिकल, सोशल एंड एकेडमिक स्किल्स। जो बहुभाषावादी जो बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारी भाषाएं आ रही होती हैं, ठीक है, उनमें विकसित होता है, उनका जो विकास होता है, विश्लेषणात्मक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास और शैक्षणिक कौशल का विकास ज्यादा अच्छा होता है उन बच्चों से जो अनलिंगुअल होते हैं, मतलब एक भाषाई होते हैं। तो जो बहुभाषा वाले जो बच्चे होते हैं उनमें विश्लेषणात्मक, ठीक है, विश्लेषणात्मक विकास, ठीक है, उनमें विश्लेषण, सामाजिक और शैक्षणिक, विश्लेषण, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक कौशल का विकास ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, देन अनलिंगुअल चिल्ड्रन, ठीक है। अनलिंगुअल मतलब बिना भाषा वाला नहीं, एक भाषा वाला होता है, ठीक है। बहुभाषावाद वाले बच्चों के अंदर पे विश्लेषण और सामाजिक और शैक्षणिक विकास ज्यादा अच्छा होता है एक भाषा वाले बच्चे की तुलना में। दीज चिल्ड्रन बिकम एफिशिएंट कम्युनिकेटर्स एंड बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। और ये जो बहुभाषा वाले जो बच्चे होते हैं ये ज्यादा अच्छे वक्ता, मतलब संचार करने वाले, ठीक है, बातचीत करने वाले बन पाते हैं और ज्यादा अच्छे परेशानियों को सॉल्व करने वाले बन। जैसे कि एक पटवारी है, वो गांव में गया है और केवल उसको इंग्लिश आ रहा है या केवल हिंदी आ रहा है तो गांव में बात नहीं बन पाएगा। गांव में उसको वहां गांव का क्षेत्रीय बोली भी आना चाहिए। अगर वो बस्तर में है तो गोंडी या हल्बी आना चाहिए, मध्य छत्तीसगढ़ में तो उसको छत्तीसगढ़ी आना चाहिए, ठीक है। और अगर वो शहरी क्षेत्र में है तो उसको हिंदी अच्छे से आना होगा। और अगर वो अच्छे क्षेत्र में है जहां पर मतलब
जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं तो वहां पर उसको इंग्लिश भी आना चाहिए, ठीक है। और अगर वो ऐसे क्षेत्र में है, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जो कि अच्छा है बहुत ज्यादा, जहां पे वो जो लोग हैं अपनी मातृभाषा को प्रमोट कर रहे होते हैं, वहां की बात करें, जैसे गोंडी और हल्बी बात कर रहे थे बस्तर में, तो उसको वो आना चाहिए। तभी तो बहुभाषावाद है, तभी तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि भैया मैं तो हूं, आपका अपना व्यक्ति हूं, मैं आपके लिए कुछ गलत नहीं करने वाला हूं, ऐसे ऐसी ये चीजों का समाधान होगा, तो आप ऐसे बन पाते हैं, ठीक है। मल्टीलिंगुअल जैसे आप देख पाते हैं ना कि कभी बस्तर में कुछ हो जाता है, कभी माओवादी वाला कुछ हमला हो जाता है, तो वो अपने लोगों की भाषा को, अपने लोगों की बात को जल्दी सुन पाते हैं, और आप जाकर उनसे इंग्लिश से बात करेंगे तो आपको पहले गोली से मार देंगे वो, ये वाली बात है, ठीक। तो मल्टीलिंगुअलिज्म आपकी बात थोड़ी मानेंगे वो। मल्टीलिंगुअलिज्म प्रैक्टिसेस एनहांस इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। मल्टीलिंगुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है, बहुभाषावाद का जो अभ्यास होता है, ठीक है, जो बहुभाषावाद है वो क्या करता है, वो अभ्यास करता है बढ़ाने का, क्या करता है, वो बढ़ाने का अभ्यास करता है, किसको, इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुआ, बौद्धिक लचीलेपन को बढ़ाने में विकास करता है, और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में विकास करता है, ये कहा जा रहा है, ये बहुभाषावाद का फायदा है, ठीक है। क्लियर है बात। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा बहुभाषावाद, क्या पढ़ा हमने आज, बहुभाषावाद पढ़ा, ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म पढ़ा, यहाँ पर देखिए ये प्रॉब्लम, और बहुभाषावाद हमने पढ़ लिया, और भारत में अंग्रेजी पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। ब्लूम के अनुसार उन्होंने दिया भाषा के विकास का जो उद्देश्य उसने बताया, ठीक है। यहाँ पर देखो भाषा का विकास कैसे होना चाहिए, भाषा को कैसे पढ़ाना है, क्या उद्देश्य है भाषा को पढ़ाने का, ठीक है। तो थॉमस और वाइट के अनुसार हमने ये पढ़ लिया, और जो बुनियादी तौर पे ये दो उद्देश्य है, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लिटरेरी डेवलपमेंट, ये हमने पढ़ा। कोठारी कमीशन हमने आज पढ़ लिया, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा आज, भारत में अंग्रेजी का विकास कैसे शुरू होता है, हमने वो भी आज देख लिया है, ठीक है। तो यहां पर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको चीज समझ में आएगी। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है प्रिपरेशन बाय भूषण सर, और ये यूट्यूब चैनल है हमारा जिसको आप अभी देख रहे हैं, जिसका नाम है प्रिपरेशन बाय भूषण सर, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, जिसका इंस्टाग्राम हैंडल है रियल भूषण सर। क्लियर है बात, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।